8 कहते हैं कई बार गुनाह एक अलग तरीके का रूप लेकर आता है। कई लोग गुनाह करते तो हैं लेकिन उससे बचने के लिए किसी अलग तरीके के मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग गुनाह के पीछे स्वयं भगवान को ले आते हैं। क्या होगा अगर ये दोनों सिनेरियो आपस में मिल जाएं और एक ऐसी घटना को जन्म दें जो आम इंसान के लिए बिल्कुल भी सोच के परे हो। मैंने अपने अगले ऑडियो लॉग को जब सुना तो मैं शॉक रह गया कि एक इंसाफ कराने वाला या फिर इंसाफ दिलाने वाला इंसान आखिरकार अगर भक्षक बन जाए किसी का, या उसके अंदर ही किसी तरीके का ऐसा लोभ आ जाए कि वो लोगों की हत्या कर दे, तो क्या कोर्ट सच में उसको न्याय दे पाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें सुनकर ये सोच लेगा कि महज इत्तेफाक यहाँ पर हो रहा है, या किसी अलौकिक घटना का एक ऐसा साया जो किसी ने ना देखा हो। चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और समझते हैं कि आखिरकार इस अनोखे केस में हुआ क्या था। केस नंबर 26। कोर्ट में एक ऐसा केस जो खुद कोर्ट के एक इंसान यानी यहाँ के लॉयर का था। एक लॉयर विवेक शर्मा जिसने अपने ही 3 बैचमेट्स को एक रात कोर्ट में मार दिया। तीनों की ऐसी हत्या कि देखने वाले की रूह कांप जाए। हर बार वो यही कहता था कि न्याय उसने नहीं, माँ काली ने किया है। डिफेंस में वो इतना अच्छा था कि उसने सिर्फ कोर्ट को ही नहीं बल्कि मुझे और मेरे साथ 3 अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को भी डिबेट में हरा दिया। उस वक्त मेरे पास भी कुछ बचा नहीं था बोलने को, और उसका गुनाह सिद्ध नहीं हो पाया कोर्ट में। 2 ट्रायल्स और दोनों में ही मैं असफल रहा। एंड में मुझे काली माँ का बीज मंत्र बोलकर वो लॉयर ऐसे चला गया जैसे वो बहुत बड़ा तांत्रिक हो। आज भी मैं उलझा हूँ इस सोच में कि जो 3 लॉयर मरे उनको मारा किसने। जैसा कि आपने इस ऑडियो लॉग को सुना, लोग कहते हैं कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कोर्ट खुद परेशान हो जाता है। हमारे लॉयर ने ये सारी घटना अपनी आंखों के सामने देखी है। वो आज भी इसी असमंजस में है, इसी सरप्राइज में है कि आखिरकार वो लॉयर विवेक शर्मा क्या सच में एक दोषी था, या फिर उसने जो कोर्ट को प्रूव किया वो उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक था। चलिए इस चीज को थोड़ा गहराई से जानते हैं। विवेक शर्मा एक बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही अच्छे किस्म का वकील था। उसके साथ उसके साथ के बैचमेट यानी कि राहुल मेहरा, आदित्य गुप्ता और स्नेहा मल्होत्रा, ये चारों लोगों ने एक ही लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी थी, और लॉ कॉलेज में ये चारों के चारों बैचमेट थे। विवेक शर्मा, राहुल मेहरा, आदित्य गुप्ता और स्नेहा मल्होत्रा की इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब वो लोग कोर्ट में भी आए तो लोग उनके ग्रुप को देखकर खुश होते थे। पूरा ग्रुप एक दूसरे से खुशियां बांटता था। पर एक दिन बहुत अजीब हुआ, बहुत ज्यादा। अलग अलग तरीके के कोर्ट में विवेक सभी की मदद करता, चाहे वो राहुल हो, आदित्य हो या स्नेहा हो। उसके पुराने रिकॉर्ड्स भी इतने अच्छे थे कि कोर्ट कभी शक ही नहीं कर सकता कि उसने कुछ किया होगा। राहुल मेहरा जिनकी कोर्ट में डेथ हुई थी, वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनको हमेशा हाई प्रोफाइल के केस मिलते, और आदित्य गुप्ता जो कि दूसरे मृतक थे, उनको मीडिया का प्यार मिलता क्योंकि वो बातचीत में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। स्नेहा को हमेशा जज का विशेष प्यार मिलता क्योंकि वो बचपन से ही उन लोगों के बीच पली बड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों ने ही विवेक के अंदर एक जलन वाले मानसिक विकृति को अंजाम दिया होगा, तभी विवेक ने ऐसा करा। देखिए, इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि विवेक ने ही खून किया है, लेकिन अगेन इस बात का भी तो प्रमाण नहीं है ना कि विवेक ने खून नहीं किया है। मैं आपको इस केस को विवेक एक मर्डरर है यानी कि एक लॉयर एक मर्डरर है उस बिना पर आपको पूरा का पूरा डिकोडेशन बताता हूं। जो मेरे दिमाग कहता है या फिर जो लॉयर या फिर पुलिस का दिमाग कहता है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। अपने तीनों दोस्तों का मर्डर कोर्ट के अंदर, वो भी एक ही रात में, विवेक ने क्यों किया, इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। दरअसल कोर्ट में एक केस आता है और वहां पर एक औरत
बार बार ये क्लेम करती है कि वो माँ काली की साधक है, उसने माँ काली को अपने अंदर साध रखा है और कोई भी भक्त उससे अगर मिलने आता है तो वो उसकी समस्या को सॉल्व करती है। ये केस जाता है विवेक शर्मा के पास में। आदित्य, राहुल और स्नेहा इस चीज को देख रहे होते हैं। दरअसल ये तीनों हमेशा विवेक को सपोर्ट करते थे और बताते थे कि उसने जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि विवेक एक बहुत ही सुलझा हुआ लॉयर था। पर उस दिन कोर्ट में बहुत अजीब हुआ। ये तीनों भी शॉक रह गए जब विवेक उस अपराधी से पूछता है, यानी कि उस लेडी अपराधी से पूछता है कि आखिर तुमने अपने ही बच्चों को क्यों मारा। तो वो कहती है कि जब अधर्म बढ़े तो देवी स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से न्याय करती है। अब ये लाइन बहुत ही ज्यादा अजीब थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि विवेक शर्मा एक लॉयर होकर इस बात को मान चुका था। जैसे ही उस लेडी ने बोला, मानो जैसे उस दिन कोई वशीकरण हुआ हो। विवेक शर्मा प्रोसिक्यूशन लॉयर थे, स्टिल वो केस हार गए। उसके दोस्तों ने बोला कि तुमने उस लड़की के लिए कुछ बोला क्यों नहीं। तो वो कहता है कि वो औरत सही तो कह रही थी, जब अधर्म बढ़ता है तो फिर माँ काली ही तो न्याय करती है, या फिर भगवान किसी रूप में आकर न्याय करता है। देखा जाए तो विवेक शर्मा की आइडियोलॉजी अपनी जगह ठीक थी, पर कोर्ट में तो ये सब नहीं होता है ना। उसने अपने ही एक केस को विफल जाने दिया। इस केस की विफलता के बाद उसके दोस्तों ने उसे बहुत उल्टा सीधा बोला। उन तीनों दोस्तों ने भी उसे बोला कि तुम पाखंडी हो। इवन राहुल ने तो ये हंसते हुए बोला कि कानून के मंदिर में काली नहीं, सिर्फ सबूत चलते हैं विवेक। उस दिन विवेक चुप रहा। ये सारी बातें कोर्ट के बहुत सारे लोग सुन रहे थे। शायद विवेक उस दिन पूरी तरीके से टूट गया था। फिर आता है वो दिन जिस दिन हत्या होती है कोर्ट के अंदर, बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से। उस दिन कोर्ट में शायद कोई विशेष तरीके की बैठक थी जो शायद आधी रात तक चल रही थी। विवेक, राहुल, आदित्य और स्नेहा उस केस की फाइल तैयार कर रहे थे। करीबन 1:35 के बाद कोर्ट में लाइट्स अपने आप फ्लिकर होने लगती हैं। करीबन 3 से 4 बजे के बाद विवेक कोर्ट से निकल जाता है, लेकिन बाकी तीनों लोग निकलते नहीं। सुबह जब सफाई कर्मचारी वहां का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें राहुल का कटा हुआ गला कोर्ट के माइक्रोफोन की वायर से लिपटा हुआ मिलता है और आदित्य वकीलों के लॉ स्टैंड पर रखे भारी लॉ बुक से पीट पीट कर उसका सर फाड़ दिया गया होता है। स्नेहा के चेहरे पर दस्तावेजों के पिन ठोके गए होते हैं और आंखें खुली रह गई होती हैं। तीनों की लाशें क्रमशः कोर्ट के अलग अलग कोनों में पाई जाती हैं। कोई कैमरा चालू नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई खून का छींटा नहीं और विवेक जा चुका था। पोस्टमार्टम की माने तो सबसे पहले विवेक ने तीनों लोगों के सर पर एक बहुत ही घातक प्रहार किया था। सर के बीचों बीच एक ऐसा प्रहार जिसके बाद इंसान का विजन थोड़ा सा ब्लर हो जाए, और उसके बाद तीनों के बेहोशी हालत में होने पर विवेक ने राहुल का गला कोर्ट में लगे माइक्रोफोन की जो वायर होती है, शायद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल की होती है, उसने घोट दिया था और उसके बाद उसे काट कर उसी माइक्रोफोन की वायर से लपेट के कोर्ट की डेस्क पर रख दिया था। फिर बारी आती है आदित्य की, जिसका सर विवेक ने कोर्ट के डेस्क पर रख के वहां पड़ी भारी लॉ बुक्स को उठाकर पटक पटक कर फोड़ दिया था। स्नेहा के चेहरे पर दस्तावेजों के पिन ऐसे लगे हुए मिले थे जैसे किसी ने हाथ से उसके मुंह पर पिन रख के जोर से मारा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो ये सारी की सारी चीजें कह रही थी। अब विवेक को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज सीधा ये सवाल पूछते हैं कि आप अकेले बचे हैं इस भयानक हादसे से, तो क्या तीनों की हत्या के वक्त आप कोर्ट में ही थे? क्योंकि और कोई बाहरी सबूत नहीं है। आप कहना क्या चाहेंगे इस बारे में? मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें विवेक और जजेस और जितने भी लॉयर हैं उनके बयान हैं। विवेक कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, ये सब मां काली का न्याय था। एक लॉयर के मुंह से ये सारी बात सुनना मेरे लिए तो क्या, एक आम इंसान के लिए भी ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं वो सबूत पर यकीन करते हैं, ना कि अलौकिक शक्तियों पर। कोर्ट में पूरा का पूरा सन्नाटा हो गया। सबूत ना होने के कारण मामला बहुत कमजोर था, लेकिन ये जो दावा था कि मां काली ने न्याय किया है, ये कोर्ट की गरिमा पर एक चोट था। इसलिए कोर्ट ने अपनी तरफ से मनोवैज्ञानिकों को सेलेक्ट किया और
पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश किया। उस वक्त हमारे लॉयर जिन्होंने ऑडियो लॉग को भेजा था, उनका कहना था कि पूरा कोर्ट बुरी तरीके से परेशान हो गया था। जब 3 मनोवैज्ञानिक आए वहां पर तो चीजें थोड़ी सी कंट्रोलेबल लगी, बट फिर भी हाथ से निकल गई। 3 मनोवैज्ञानिक जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे, डॉक्टर किरण मिश्रा, डॉक्टर सौरभ सेन और डॉक्टर तान्या घोष। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विवेक डिल्यूजनल है, उसे लगता है कि देवी उसके जरिए काम कर रही है, ये एक स्किज़ोफ्रेनिया का मामला भी हो सकता है। पर उसी वक्त विवेक ने काउंटर में कुछ बोला। चूंकि विवेक खुद ही डिफेंस लॉयर था, इस वजह से उसने डॉक्टर मिश्रा से कहा कि क्या आपने कभी किसी देवी का आभास महसूस किया है? मिश्रा जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि देवी के जरिए मैं काम कर रहा हूं? यहां पर कोर्ट दंग रह गई, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट के हर एक सवाल का जवाब इतनी शातिरता से दे रहा था कि कोई भी उससे काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद आते हैं डॉक्टर सेन, डॉक्टर सौरभ सेन, जो कि एक बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये एक साइकोपैथी है, पूरी योजना पूर्व नियोजित थी, देवी का नाम एक बहाना है। विवेक ने काउंटर करके बोला कि विज्ञान में आत्मा और देवी का कोई स्थान नहीं होता सर, तो फिर ये पूर्व नियोजित कैसे है? इसके बाद डॉक्टर तान्या विटनेस बॉक्स में आती हैं, जो इस केस की बहुत अच्छे से जांच कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि विवेक का दिमाग पूर्णतः तर्कपूर्ण है, ये हमारी हर दलील का जवाब दे रहा है। और जैसे ही ये बात बोलते हैं काउंटर डिफेंस में, यानी विवेक जो होता है वो कहता है कि तब आप कैसे तय कर सकती हैं कि मेरा अनुभव झूठा है? विवेक तीनों को ऐसा उलझाता चला गया कि वो आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तीनों तर्कों से इस तरीके से जीतता रहा कि तीनों मनोवैज्ञानिक अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सके। अंतिम सुनवाई होती है और जज कहते हैं कि कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लीन है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष जो है वो एक मत में नहीं है और अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा कि न्याय यदि आंखों से ओझल हो तो स्वयं भगवान न्याय करते हैं, मैंने सिर्फ देखा, किया नहीं। जज कहते हैं कि संदेह पर्याप्त नहीं है, विवेक शर्मा को दोषमुक्त किया जाता है और बाइज्जत बरी किया जाता है। अब यहां पर बहुत ही बड़ा एक सवाल आता है कि आखिरकार क्या कोर्ट फेल हो गया इन सब चीजों में? हमारे लॉयर जिन्होंने ऑडियो लॉग भेजा, उन्होंने बताया कि वो देख रहे थे कि विवेक कोर्ट के बाहर निकलता हुआ भी हंस रहा था, उसकी आंख में एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था उसको। और उसी दिन कोर्ट के बाहर एक पोस्टर चिपका मिला, उसमें लिखा था कि अगला न्याय अब तुम्हारा है, और डैश करके मां काली का नाम लिखा हुआ था। अब यहां पर 2-3 पॉसिबिलिटी आती हैं कि क्या स्वयं विवेक ने ये सब पोस्टर लगाए थे, या फिर उसने किसी को पैसे देकर ये पोस्टर लगवाए, या फिर कोई और ही था जो ये सारा काम कर रहा था ताकि कोर्ट को लग पाए कि एक्चुअली में कोई भूत प्रेत एग्जिस्ट करता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद एक जज की मौत हो जाती है। वही जज जिन्होंने विवेक शर्मा को संदेह के आधार पर छोड़ दिया था। अब इस मौत को काली की मौत कहा जाने लगा। विवेक कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन लोग उसके पीछे डर के मारे बोलते नहीं थे। बड़ा ही अजीब सिनेरियो था ये। जस्टिस RN भल्ला, वही जज जिसने विवेक को आजाद किया था, वो अपने चैम्बर में बहुत बुरी तरीके से मरे हुए मिलते हैं। पुलिस जब उनकी लाश देखती है तो देखती है कि उनका चेहरा डर से इतना ज्यादा भयानक था कि आंखें खुली हुई और होंठों पर एक अधजली अगरबत्ती रखी हुई थी। मौत का तरीका वैसा ही था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना खून, ना एक्टिव कैमरा। पर इस बार एक और चीज मिलती है पुलिस को, एक टूटे हुए चश्मे का फ्रेम जिसमें विवेक की उंगलियों के आधे निशान थे, और एक CCTV की अधूरी रिकॉर्डिंग जो किसी के काले कपड़ों में कोर्ट के गलियारी में छुपता हुआ दिख रहा था। इस बिना पर विवेक को फिर से कटघरे में लाया जाता है। फिर से हमारे लॉयर सरकार की तरफ से लड़ते हैं और विवेक अपनी ही तरफ से लड़ रहा होता है। हमारे लॉयर कहते हैं कि माय लॉर्ड, ये चौथी हत्या है, चारों की मौत कोर्ट के भीतर हुई, कोई बाहरी घुसपैठ नहीं। CCTV में दिखता शख्स विवेक के जैसा ही है, चश्मे पर फिंगरप्रिंट भी उसी के हैं। अब संदेह नहीं, सबूत है।
मैं इससे पहले कि अगला पन्ना पलटूं इस रिसर्च का, मैं आप लोगों को बता दूं कि विवेक मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी तांत्रिक प्रोसीजर का हिस्सा है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है ये मर्डर। और आगे रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद जब मैं आपको सुनाऊंगा तो शायद आपको भी यही लगे। खैर, अगले पेज में जज की कुछ बातें होती हैं। जज कहते हैं कि विवेक शर्मा, आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? तो विवेक मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने कहा था मां काली न्याय करेंगी, लेकिन जब वो आती हैं तब इंसान इंसान नहीं रहता, केवल छाया रह जाती है। इससे पहले कि सरकारी वकील कुछ और नए तरीकों को पेश करते, विवेक शर्मा ने अपनी ओर से एक सुपर पैरासाइकोलॉजिस्ट को बुलाया, डॉक्टर नीलिमा घोष। नीलिमा घोष बहुत ही ज्यादा फेमस थी पैरासाइकोलॉजिस्ट के मामले में, और वो काफी चीजों का अध्ययन कर चुकी थी। वो कोर्ट में आके जज को कहती हैं कि आज भी इंडिया में ऐसे 7,800 से ज्यादा रिपोर्ट हैं जहां पर लोग एक अलग तरीके के ट्रांस में जाकर खुद को देवी या किसी देवता का माध्यम मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में होने वाले कई सारे ऐसे त्योहार जहां पर आज भी देव इंसान के शरीर में आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और वो लोग ट्रांस में इवन अपना सर भी फोड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसे मामले में व्यक्ति खुद नहीं जानता कि उसने क्या किया। अगर विवेक पर देवी आई है तो ये एक अलौकिक हस्तक्षेप है और कुछ नहीं। हमारे वकील कहते हैं कि क्या देवी सीसीटीवी में काले कपड़ों में छिपती है? तो डॉक्टर घोष बताती हैं कि अलौकिक शक्तियां भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। शायद उन्होंने विवेक की आकृति का उपयोग किया हो। हमारे वकील फिर से उनसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अदालत को यह कह रही हैं कि देवी विवेक का भेष ले सकती है? डॉक्टर घोष बहुत ही ज्यादा गंभीर अंदाज में कहती हैं कि मैं नहीं कहती, पर सुपर पैरासाइकोलॉजी इसे मानती है। इसके बाद हमारे लॉयर अगला तर्क पेश करते हैं और वो कहते हैं कि अगर कानून देवी देवताओं की मर्जी पर चले तो हमें कोर्ट बंद कर देना चाहिए। विवेक का चश्मा मृतक के पास कैसे पहुंचा? सीसीटीवी में वही दिखने वाला शख्स विवेक के जैसा, ये कैसे पॉसिबल है? विवेक इतनी देर में कहता है कि वो देवी थी, मेरा शरीर बस माध्यम था और शरीर का कोई कसूर नहीं। पर कोर्ट में एक बहुत ही ज्यादा हलचल तब होती है जब एक और चश्मदीद गवाह सामने आता है, एक ऐसा गवाह जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता है। कोर्ट में लेट नाइट काम करने वाला एक सफाई कर्मी, उसे हमारे सरकारी वकील पेश करते हैं और वो इस केस को लेकर कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने देखा है, उस रात विवेक ही थे, उनके हाथ में वही बुक थी जिसमें खून लगा हुआ था जिससे आदित्य को मारा गया था। जज उनका नाम पूछती है तो वो अपना नाम ध्यानचंद बताते हैं। हमारे वकील भी कहते हैं कि ये एक प्रत्यक्षदर्शी है, तो फिर अभी भी कोर्ट को शक कैसा? विवेक चूंकि अपने ही डिफेंस में लड़ रहे होते हैं तो विवेक शर्मा कहते हैं कि कृपया ध्यान दे सर, इनका मानसिक संतुलन शायद ठीक नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाही नहीं, और इनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक रात पहले किसी मादक पदार्थ का सेवन किया है। कैमरा उस स्थान पर बंद था और ये गवाही 6 महीने बाद क्यों? ये शायद एक सोची समझी साजिश है जो कि कोई ना कोई मिलकर कर रहा है। अदालत में संदेह और ज्यादा गहरा होता चला गया। सफाई कर्मी का चेहरा भय से बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ हो गया था, क्योंकि एक्चुअली में शायद उसने एक रात पहले किसी तरीके के ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। इसीलिए कोर्ट उसकी बातों को गंभीरता से ले नहीं पाई। एट द एंड जज अपना फैसला सुनाते हैं। जज कहते हैं कि सीसीटीवी अस्पष्ट है, चश्मे पर मिले फिंगरप्रिंट्स अपर्याप्त हैं, गवाह मानसिक रूप से संदिग्ध है और सुपर पैरासाइकोलॉजिस्ट की राय भले ही विवादित हो पर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इस अदालत के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे विवेक शर्मा को दोषी सिद्ध किया जा सके, इसलिए उन्हें पुनः संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया जाता है। वो सफाई कर्मी ध्यानचंद मन ही मन बुदबुदा रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि उसने देखा था, अब देवी ही जाने। हमारे सरकारी लॉयर जिन्होंने ऑडियो लॉग भेजा था, जब वो विवेक शर्मा से मिलते हैं तो विवेक शर्मा के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान होती है और वो काली मां का बीज मंत्र उच्चारण कर रहा होता है। वो कहता है कि ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। ये बोलकर वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और निकल जाता है। हमारे लॉयर ने ये भी बताया कि उनकी गाड़ी के पीछे एक छोटी सी काली जी की मूर्ति लगी थी जिनमें काली जी की आंखें बुरी तरीके से लाल थी। अब मैं इसको एक बार तंत्र के दृष्टिकोण से डिकोड करना चाहता हूं।
चूंकि जिस हिसाब से हमारे लॉयर ने बताया कि वो काली मां के बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। जिस शुद्धता के साथ उसने उच्चारण किया, इसका मतलब विवेक शर्मा एक साधक था। शायद उसने अपनी साधना के चलते इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया, एक बलिदान के लिए, एक ऐसा बलिदान जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसको मजाक उड़ाने पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आत्मा या फिर काली मां उसकी बॉडी में आ गई, पर हां, वो शायद किसी ऐसे स्टेट पर पहुंच गया जहां पर उसकी साधना या शक्तियों ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। कभी कभी साधना या शक्तियां या सुपरनैचुरल ताकत जिनकी आप साधना कर रहे होते हैं वो आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाती हैं कि आप भी नहीं सोच पाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदमी एक ट्रांस में चला जाता है। इसका तांत्रिक दृष्टिकोण शायद यही हो सकता है कि उसने लोगों को इसलिए मारा हो ताकि उसकी प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि वो ऑलरेडी तीनों से जलता था एक तरीके से, क्योंकि सभी को अलग अलग तरीके की प्रसिद्धियां प्राप्त थी, पर विवेक को उतना ज्यादा कोई पूछता नहीं था उसके सही होने के बावजूद। शायद यही रीजन रहा हो कि विवेक ने एक तांत्रिक प्रोसीजर अपनाया हो और उसी प्रोसीजर ने उसको ऐसा पोजेस कर दिया हो कि उसने अपने बैचमेट्स को कोर्ट के अंदर मार दिया हो, वो भी बड़ी सफाई के साथ। ऐसे मामलों में इंसान का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाते हैं और एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। विवेक शर्मा ने शायद इसका पूरा फायदा उठाया और आज की डेट में वो एक काली मां का ऐसा साधक हो गया है जो अघोर काली की पूजा करता हो, क्योंकि जिस हिसाब से आंखें पूरी तरीके से लाल थी काली माता के मूर्ति में, उस हिसाब से मूर्तियां आपको देखने में बहुत कम मिलेंगी। मैंने सिर्फ 2-3 अघोरियों के पास ही ऐसी मूर्ति देखी है जिसमें काली मां की आंखें पूरी तरीके से लाल हैं। वो लोग मृतक सिद्धि करते हैं जहां पर एक डेड बॉडी के ऊपर साधना करनी होती है, पर ये सारी चीजें विवेक कर रहा था, इस बात का प्रमाण तो शायद मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये किसी ने नहीं देखा। अब आप इसे डिसाइड करिए कि क्या वो सच में किसी साधना के चलते ये सब कर रहा था कि देवी आकर न्याय कर रही हैं, या कोई शक्ति उसे यह आभास करा रही थी कि न्याय हो रहा है, या फिर कोर्ट में जो फैसले दिए गए वो शायद एक सोची समझी चाल रही हो, या शायद कोर्ट इसको पूरी तरीके से प्रूफ ना कर पाई हो कि ये मर्डर है या फिर किसी अलौकिक शक्ति का हस्तक्षेप। मेरे हिसाब से न्याय अधूरा था, साक्ष्य अधूरे थे और शायद देवी भी। पर क्या वास्तव में काली ने न्याय किया, या फिर कोई काली आत्मा इंसान का मुखौटा पहन चुकी थी? जल्दी मिलेंगे एक और नए केस के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। जब कोई भी इंसान किसी काम को करता है तो वो बहुत ज्यादा मेहनत से करता है, फिर चाहे वो कोई पढ़ाई का काम हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो, या फिर किसी ऐसे विशेष काम को करना जिसे करने में सालों लग जाए। वो अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ उस काम को करता है और उसके बाद वो शायद कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्सपेक्टेशन जरूर रखता है कि उसका काम लोगों को जरूर भाए। पर अगर लोगों को काम नहीं भाता है तो क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि कोई इतने एक्सटेंड तक चला जाए कि किसी को मार दे? इंडिया में ऐसे 34 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें उसके काम को सिर्फ बुरा कहने पर उस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार दिया है। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, इस बात की पुष्टि हमारा आगे आने वाला केस कर रहा है। मैंने जब ये अपना अगला ऑडियो लॉग सुना, इसमें जो लॉयर बता रहे हैं ये मेरी समझ के तो परे था, लेकिन क्या ऐसा सच में कोई कर सकता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी काम को सालों से कर रहा हो और उसके काम को कोई बुरा बोल दे और बुरा बोलने भर से ही वो सामने वाले को मौत के घाट ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। बहुत ही ज्यादा भयानक और गिरफ्तार कर लिया गया पूरी तरीके से। तो उन 7 लोगों की जो लाशें मिली हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से मरी हुई मिली हैं। मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने पे आऊंगा तो शायद जितने भी लोग हैं उनका दिल दहल जाए। पर मैं पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो राघव मिश्रा है उसने पुलिस को क्या बयान दिया। पुलिस जब पूछती है राघव से कि ये सब क्या करा है तुमने, तो वो कहता है कि ये 7 कोई आम मरीज नहीं थे, ये 7 तांत्रिक थे, मेरे क्लिनिक में तंत्र शक्ति को तोड़ने के लिए आए थे। लेकिन मैंने जब उनकी सच्चाई पहचानी तब मेरे सामने भैरव जी प्रकट हो गए।
एक दैवीय चेतना, और उन्होंने मुझसे कहा, इन पापियों को इनके कर्मों का फल दे दो। ये मौतें सर्जरी के दौरान हुई, मैं बस भैरव जी के आदेश का पालन कर रहा था। ऐसा बयान उसने पुलिस को दिया। पुलिस भी बार बार ये सोचने लगी कि आखिरकार ये इंसान क्या सच में कोई मेंटल पेशेंट है या फिर इसकी एक सोची समझी साजिश है। इसने जितने भी क्राइम करे हैं शायद उसने पैसों के चक्कर में करे, क्योंकि जितने भी लोग मरे थे वो सारे के सारे लोग किसी ना किसी हाई प्रोफाइल से बिलोंग करते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे पर किसी बड़े इंसान के बेटे या बेटी थी। पर उसने खून किया क्यों? यह मामला जब कोर्ट में जाता है तो चीजें और भी ज्यादा संगीन होती जाती हैं। कोर्ट में जो हमारे लॉयर थे, यानी कि जो सरकारी लॉयर थे, वो उनका ये कहना था कि ये जितना भी मामला हुआ है ये सारा का सारा एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत हुआ है। ये इंसान पूरी तरीके से साइकोपैथ है और इसने लोगों को अपने फन के लिए मारा है। ये शायद इसका कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा। पर एक अजीब चीज हुई कोर्ट में। कोर्ट में राघव मिश्रा का अपना डिफेंस वकील भी था। उसने कहा कि सारी की सारी मौतें सर्जिकल एक्सीडेंट थी। किसी के भी शरीर में जानबूझकर मर्डर का सबूत नहीं मिला। शवों को संरक्षित रखना उसकी मानसिक बीमारी का हिस्सा है। जब कोर्ट ने सारे के सारे पुलिस से सबूत मांगे और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मांगी तो उसमें जो आया वो और भी दिल दहला देने वाला था। इससे पहले कि मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताऊं, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली में राघव मिश्रा ने वो मौत को अंजाम दिया कैसे। जिस हिसाब से पुलिस सोचती है मैं आपको उस हिसाब से बताना चाहता हूं। हत्या नंबर 1। मरीज था राहुल वर्मा, एक IT इंजीनियर। राघव ने इलाज के नाम पर राहुल के मुंह में एनेस्थीसिया की जगह एक विशेष नस को सुन्न करने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट किया जो दर्द को बढ़ाता है। फिर उसने हाई स्पीड डेंटल ड्रिल को चालू किया और राहुल के पूरे जबड़े को हड्डी सहित अंदर से तोड़ डाला। उसके गले में ड्रिल घुसा दी और गले से चीख निकली तो राघव शायद खुश हुआ, जिस हिसाब से राघव के एक्सप्रेशंस थे। हत्या नंबर 2। एक सबसे ताज्जुब की बात, कोर्ट में जैसे ही ये सारी चीजें पुलिस बयां कर रही थी और उसके फॉरेंसिक एक्सपर्ट बयां कर रहे थे, राघव हर एक हत्या के बयान के साथ हंसता जा रहा था और बार बार वो ये कह रहा था कि भैरव जी देख रहे हैं। हत्या नंबर 2। मरीज का नाम था रीमा तिवारी, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। राघव ने ब्रेसेस के वायर से रीमा का गला इस तरह जकड़ा कि वो घुटने लगी। शायद वो अपने ब्रेसेस को लगवाने आई होगी वहां पर। उसने उसे कुर्सी से बांध दिया, फिर उसके जबड़े खोल दिए और धीरे धीरे उसे ऑक्सीजन की कमी से मार डाला। इससे कहीं पर यह भी प्रूफ नहीं हुआ कि राघव ने जबरदस्ती करी। तीसरी मौत और भी ज्यादा भयानक। सतीश गुप्ता, एक फैक्ट्री के मालिक। सतीश के 4 स्वस्थ दांत राघव ने जबरन बिना किसी एनेस्थीसिया के निकाल दिए। फिर उसके मसूड़ों में ब्लीच और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भर दिया। दर्द से तड़पता सतीश चीखता रहा और ब्लीडिंग से वहीं मर गया। चौथी हत्या नीलिमा, जो कि एक हाउसवाइफ थी। राघव ने नीलिमा के मुंह में सलाइवा सक्शन ट्यूब डालकर उसका गला धीरे धीरे सुखा डाला। पानी देने का अभिनय करते हुए उसने ट्यूब को फेफड़े में डाल दिया, जिससे दम घुट गया। पांचवी मौत राजेश यादव, जो कि एक पत्रकार थे। उन्होंने कभी भी राघव मिश्रा के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। शायद उनकी कोई पर्सनल या ऐसी निजी दुश्मनी रही होगी। राघव ने जानबूझकर एक्सरे मशीन को मॉडिफाई किया। बार बार मुंह में एक्सरे करके उसके रेडिएशन से उसे जला डाला। जब राजेश के चेहरे की त्वचा जलने लगी तब उसने उसे मारकर उसके शरीर को अंदर एक फ्रीजर में छुपा दिया और फिर उसे निकालकर कुर्सी से बांधकर वहीं रख दिया। छठी मौत हरनाम सिंह, एक रिटायर्ड कर्नल। हरनाम को एक नए डेंटर देने के बहाने उसने लोहे का भारी फिटिंग डेंचर बनाया जो गले तक चला जाता था। पहनाते ही उसने जॉ लॉक कर दिया और हरनाम ने दम तोड़ दिया। सातवीं मौत भावना मिश्रा, एक एक्टिविस्ट। राघव ने उसे फ्लोराइड युक्त वॉश देने के बहाने साइनाइड मिलाकर पानी पीने को दे दिया। मुंह में जलन शुरू होते ही वो बाथरूम की ओर भागी और बेहोश होकर गिर गई, यानी कि वो मर चुकी थी।
ये सारे के सारे प्रूफ जो इशारा कर रहे थे वो तो सिर्फ यही इशारा कर रहे थे कि जो राघव मिश्रा है वो पूरी तरीके से दोषी है। प्रोसिक्यूशन लॉयर ने कहा कि ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, एक मनोरोगी की प्लानिंग है। उसके पास हर हत्या के लिए एक अलग उपकरण है जो केवल एक मास्टर डेंटिस्ट ही चला सकता है। मनोवैज्ञानिकों की जांच ने भी बताया कि राघव को पैरानॉइड स्थिति हो गई थी कि उन्होंने भैरव जी के साक्षात्कार कर लिए और भैरव जी ने उन्हें, वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। एक तरफ एक ध्यानरत योगी जैसा वैज्ञानिक जो ये कह रहा था कि राघव एक आध्यात्मिक माध्यम है, और दूसरी तरफ एक ठोस वैज्ञानिक महिला जो कह रही थी कि राघव लोगों की भावनाओं को ही हथियार बना रहा है। अदालत में यह बहस महीनों तक चली है। सभी सबूत, हत्या के तरीके, शवों का संरक्षण, राघव के लिखित दस्तावेज और मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट, ये सारे के सारे सामने आते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है कोर्ट में वो होता है कोर्ट का किया हुआ फैसला। लेकिन फैसले से भी पहले राघव सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि मेरे सामने अभी भी भैरव जी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट के जज को अपनी तरीके से सजा देंगे। उनके भी दांत को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन उनका शरीर मरेगा नहीं। शरीर भी सेफ रहेगा जैसे उसने बाकी 7 लोगों का किया। अदालत ने एक बहुत ही अनापेक्षित फैसला दिया, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया, क्योंकि अदालत ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना था। यहां पर तो मुजरिम खुद बोल रहा है कि उसने खून किया है, लेकिन वैज्ञानिक तर्कों के हिसाब से उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी अजीब चीज थी जब 2 अलग अलग तरीके के पैरासाइकोलॉजिस्ट आपस में टकरा गए और कोर्ट भी स्तब्ध रह गया। कोर्ट के जज नीरज माथुर जी ने फैसला सुनाया। मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें लिखा था कि ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राघव मिश्रा का मामला न केवल चिकित्सा और अपराध के बीच है, बल्कि विज्ञान और पराविज्ञान के सीमा के भी पार है। क्योंकि किसी भी पक्ष ने राघव की मानसिकता को पूरी तरीके से समझने का प्रमाण नहीं दिया। अदालत अब ना तो उसे पूरी तरीके से दोषी मानेगी और ना ही निर्दोष। इसलिए अदालत यह आदेश देती है कि राघव मिश्रा को 1 वर्ष के लिए विशेष वैज्ञानिक निगरानी केंद्र में रखा जाए, जहां पर उसे वैज्ञानिक और परामनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की निगरानी और अध्ययन होंगे। एक स्वतंत्र एथिकल कमीशन ऑन पैरानॉर्मल क्रिमिनल बिहेवियर, इसको गठित किया जाएगा, जो निर्णय करेगी कि क्या राघव वास्तव में ऊर्जा का साधक है या एक मानसिक राक्षस जिसने 7 अलग अलग लोगों को बहुत बुरी तरीके से अपने ही इक्विपमेंट से मार डाला। तब तक उसे न जेल में रखा जाएगा न अस्पताल में। वो एक प्रयोग होगा, एक जीवित प्रयोग, यानी कि एक लिविंग एक्सपेरिमेंट। राघव उसके बाद भी मुस्कुरा रहा था। वो मान नहीं रहा था कि उसने जो भी किया है वो गलत है। हमारे लॉयर ने अंतिम नोट पे यही लिखा है कि क्या शैतान जीत गया या फिर विज्ञान हार गया, या फिर कुछ ऐसा जो विज्ञान अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया है और राघव ने कर लिया। अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं तो वशीकरण भी इतना ज्यादा कारगर नहीं होता कि इंसान 7 अलग अलग दिन 7 अलग अलग लोगों को ऐसे तरीकों से मारे जो वो उसकी खुद कला का हिस्सा हो, और उन्हें मारकर संरक्षित करके वो लोगों के सामने आकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करे। साथ ही साथ वो अपने एक लॉयर को भी अपॉइंट कर ले और वो लॉयर एक पैरासाइकोलॉजिस्ट को भी अपॉइंट कर ले। मेरे हिसाब से तो इसमें किसी तरीके का तंत्र शायद मौजूद नहीं है। अगर वो भैरव जी का नाम बार बार ले रहा था तो ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं, क्योंकि भैरव जी का नाम लेकर आजकल शायद इंडिया में बहुत सारे ऐसे बलिदान हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। कभी भी भैरव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ऊपर या फिर तुम मेरे माध्यम से किसी और की निर्मम हत्या कर दो ताकि वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो मुझे लगता है जो मेरा टेक कहता है वो ये है कि भैरव जी का नाम लेकर सिर्फ राघव मिश्रा ने किसी तरीके से पुलिस को और बाकी कोर्ट को